का परिवार खुशहाल था। उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांटकर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजित की पत्नी विशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी निष्ठा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। उस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, उनकी पत्नी और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू विशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजित बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो कब की उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती हूँ। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अजित, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब हाँ, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाभी, जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठा है। अगर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज़? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी, अब दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा है। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। हाँ मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना तो सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती है, मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। अब पर काव्या है ना। रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी विशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्हें किसी की सार संभाल की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है, निष्ठा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं ज़रूर करती। वैसे भी विशाखा भाभी मेरी बहुत फेवरेट है। लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर लूँगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही तो कहा, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद। मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खा भी नहीं रही और कमज़ोर भी लग रही है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे बेटा, उसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम इसी बहाने कुछ तो जाएगा उसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप उसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजित घर लौट कर आता है तो देखता है कि रुचि, निष्ठा और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? उसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं उसी के लिए तो लेकर आया था। आप कहना क्या चाहते हैं जेठ जी? आप ये फ्रूट्स विशाखा भाभी के लिए लाए तो क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। तुम लोग भी खाओ, लेकिन उसे भी तो बुला लो। हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मन नहीं है। भैया, भाभी का तो आप बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का बस ये मतलब था कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं। भैया, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजित अपने कमरे में जाता है और विशाखा को पलंग पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे तो तुम्हें घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता।
ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए। भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है ना। किससे कहती अजीत, कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ। अजीत रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजीत की माँ रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं हैं और एक बेटी। उन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि उसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहां पर काव्या आती है। जेठ जी, अब तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जेठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकती तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है। मेरा पूरा दिन उसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजीत, तू इन बहुओं से कुछ मत कहा कर, लेकिन अपनी बहन निष्ठा से कह दिया कर, वो जरूर तेरा काम करेगी। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। तभी वहां पर निष्ठा आती है। भैया, मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ। मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो गए? अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं, सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद अरे माँ, वो मामा जी के बेटे की शादी है, उनके घर से कोई आया था, उन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ। पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ। उसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊँगी। मेरी भी एग्ज़ाम से भी बहुत दूर है। वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतज़ार था। मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। माँ लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसे हालत में ट्रैवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ अजीत, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम उसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाएगा। माँ मैं चाहता था कि आप यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती है ना, मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी। माँ अरे कैसी बात कर रहा है अजीत बेटा, शादी मेरे मायके में है और मैं ही नहीं जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना। और वैसे भी बहू की डिलीवरी में तो अभी भी बहुत वक्त है। हाँ वैसे आप ठीक कह रही हैं माँ, मामा जी के यहाँ आपको शादी में जाना ज़रूरी है। अब एक काम करो निष्ठा, तुम रुक जाओ। वैसे भी तुम कह रही थी ना तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो शादी में ना जाने से पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। भैया, पूरा साल पढ़ाई कर करके दिमाग वैसे ही थक जाता है। अब बड़ी मुश्किल से कहीं घूमने फिरने का मौका मिला है। मैं शादी में ज़रूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब लोग शादी में जाइए, मैं खुद ही विशाखा का ख्याल रख लूँगा। अजीत और विशाखा को छोड़कर गुप्ता जी का पूरा परिवार शादी में चला जाता है। प्रेगनेंसी में खुद के साथ हो रहे इस तरह के बिहेवियर से विशाखा बहुत उदास थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विशाखा मैं जानता हूँ पूरे फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे पास रुका हो। मुझे पता है ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी हो विशाखा। अच्छा सुनो, आज मुझे ऑफिस से आने में ज़रा देर हो जाएगी, तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, आप आराम से जाइए। अजीत के ऑफिस जाने के बाद विशाखा घर का काम करने लगती है और इसी दौरान वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। कुछ देर के बाद जब विशाखा होश में आकर उठती है तो उसके पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है। अजीत, आप जल्दी से घर आ जाइए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ विशाखा, क्या हुआ तुम्हें? 5 मिनट रुको, मैं अभी घर आता हूँ। कुछ ही देर में अजीत घर पहुँचता है। अजीत, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अजीत अपनी पत्नी विशाखा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर डॉक्टर विशाखा को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अजीत अपने पिताजी को कॉल करता है। पापा विशाखा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो घर में अकेली थी और उसे चक्कर आ गए, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। देखो बेटा, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना, डॉक्टर साहब से कहना कि ढंग से चेकअप करके बताए कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं है ना। पापा, अगर आप लोगों में से कोई शादी छोड़कर घर आ जाता तो विशाखा को थोड़ी मदद मिल जाती। एक मिनट बेटा, एक काम करो, तुम अपनी माँ से बात करो, वही तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती है। अरे बेटा, ये चक्कर आना तो मामूली सी बात है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। अच्छा, मैं ना हमारी मेड को फ़ोन कर देती हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा देर तक घर पर रुक जाया करेगी विशाखा का ख्याल रखने के लिए। लेकिन माँ, आप लोगों में से कोई आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता।
अरे बेटा, इस तरह शादी अधूरी छोड़कर थोड़े आया जाता है, और तुम्हारे मामा जी किसी को आने भी नहीं देंगे। अच्छा चल, अब सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मैं मेड को भेज देती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। परेशान होकर अजीत फोन रख देता है। तभी डॉक्टर अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? देखिए, विशाखा जी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। अब जब तक उनको बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। आप बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें बेड रेस्ट करना होगा, और दूसरा ये कि इस बात का खास ख्याल रखिए कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, उनके आसपास अच्छा माहौल रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा मैं वैसे ही विशाखा का ख्याल रखूंगा। अजीत विशाखा को लेकर घर आ जाता है। विशाखा, देखो, अब से तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन अजीत, मैं बेड रेस्ट कैसे कर सकती हूँ? खुद के काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं ना। तुम्हारी बात सही है विशाखा, लेकिन अब अगर तुमने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। देखो, घर के सब लोग कुछ ही दिनों में शादी से वापस आ जाएंगे, और तब तक माँ ने मेड का इंतज़ाम कर दिया है, तुम उससे सारे काम करवा लो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे के सारे लोग शादी से वापस घर आ जाते हैं। अच्छा विशाखा बहू, अब ना मैं इस काम वाले को हटा देती हूँ, बहुत पैसे ले रही है महीने के। अब तो हम सब वापस आ ही गए हैं, अब इस मेड की क्या ज़रूरत। हाँ मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाभी, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी ना? अब तो पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तबीयत तो ठीक है रुचि, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। ये बेड रेस्ट पर रहना ना बहुत बुरी चीज़ है। इंसान अपने खुद के काम भी नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, घर में इतने सारे लोग हैं, भाभी को वैसे भी इस हालत में काम करने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, इतने सारे लोग तो हैं, लेकिन सबके अपने अपने काम भी तो होते हैं ना, किसके पास वक्त है? अगले दिन विशाखा अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी निष्ठा उसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है। भाभी, ये आपका नाश्ता है, जल्दी से खा लीजिए, काव्या भाभी ने बनाकर भेजा है। लेकिन निष्ठा, ये तो पैनकेक्स हैं, और चॉकलेट वाले पैनकेक खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ें खाने से मना किया है। तुम प्लीज़ मेरे लिए जूस लेकर आ जाओ ना। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप देख रही है ना, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं काव्या भाभी को कह देती हूँ। इतना कहकर निष्ठा वहाँ से चली जाती है। विशाखा काफ़ी देर तक अपने कमरे में इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसके खाने के लिए कोई कुछ नहीं लेकर आता। कुछ देर के बाद विशाखा की सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू, ये क्या, सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है, तुमने कुछ खाया नहीं? फिर अजीत आकर हमसे कहेगा कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। वो बात नहीं है मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ये खाने से मना किया है। आप मेरे लिए कुछ हेल्दी नाश्ता बनाकर दे दीजिए ना, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे बेटा, आजकल के ज़माने की चीज़ें मुझे बनानी कहाँ आती है, और वैसे भी जब से शादी में से आई हूँ ना, तब से पूछ मत, इतना कमर दर्द हो रहा है कि चैन से बैठा भी नहीं जाता। लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है, चल मैं रुचि को भेज देती हूँ। कुछ देर बाद रुचि विशाखा के कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था? देखो ना, दोपहर होने आई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी खाने को ले आओ। भाभी, अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बाहर से फूड ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर रुचि भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो विशाखा के लिए फूड ऑर्डर करना भूल जाती है। भूख और अपने घर के लोगों के व्यवहार की वजह से विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को जब अजित घर आता है तो विशाखा को परेशान देखकर वो भी दुखी हो जाता है। विशाखा, अब तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, और मैंने जो डिसीजन लिया है अब हम वही करेंगे। कैसा फैसला? अजित, क्या करना चाहते हैं आप? देखो विशाखा, तुम्हारी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम अलग से फ्लैट लेकर उसमें रहेंगे। लेकिन क्यों? यहाँ पर हमारा पूरा परिवार है, मम्मी जी, पापा जी, आपके दोनों भाई, मेरी देवरानी, ननद। फिर हमें अलग से घर लेके रहने की क्या ज़रूरत है, वो भी इस हालत में? जिस परिवार को तुम अपना समझ रही हो ना, वो परिवार ठीक से तुम्हारी केयर भी नहीं कर रहा। अगर एक काम बता दिया जाता है तो सब एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होती विशाखा। मैं सब जानती हूँ अजीत, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वहाँ अकेले फ्लैट में जाने से कौन सा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जैसे यहाँ अकेली हूँ वैसे वहाँ भी अकेली रह जाऊँगी। विशाखा,
100 लोगों के बीच अकेले रहकर परेशान होने से अकेला रहना ठीक है। हम कल ही नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑफिस से आते वक्त फ्लैट फाइनल करके आया हूँ। रात को खाने के वक्त मैं आप सब लोगों से ये कहना चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं और विशाखा अलग फ्लैट में रहने के लिए जा रहे हैं। जब डिलीवरी हो जाएगी और विशाखा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया, किसी को बताया तक नहीं। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? भैया, आप पूरी फैमिली से अलग होकर रहना क्यों चाहते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका साथ देंगे भैया। अरे जेठ जी, विशाखा भाभी को बेबी होने वाला है। ऐसी हालत में उनका अकेले रहना क्या ठीक होगा? ऐसे टाइम में तो सब लोगों का साथ होना ज़रूरी है, ताकि सब लोग मिलकर उनकी हेल्प कर सके। अब सबकी बातें मैं सुन चुका हूँ। निष्ठा, तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। अरे भैया, मैं बुआ बनने वाली हूँ। आप क्यों भाभी को यहाँ से दूसरे फ्लैट में लेकर जा रहे हैं? क्या आप नहीं चाहती कि बेबी आने की खुशी में हम सब भी खुश हो जाए? देखो अजित, ये तो गलत कर रहे हो। और बहू वहाँ अकेले पड़े पड़े परेशान हो जाएगी। तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, उसका ध्यान कौन रखेगा और बच्चे को कौन संभालेगा? लेकिन इतने दिन में भी तो विशाखा की केयर किसी ने नहीं की माँ। आज भी वो सुबह से भूखी थी, लेकिन इतने सारे लोगों के होते हुए भी किसी ने उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर नहीं दिया। ये तो भाभी के साथ बहुत गलत हुआ। रुचि, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आज से हम सब लोग विशाखा का ख्याल रखेंगे। रुचि, काव्या और निष्ठा, देखो विशाखा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजीत बेटा, तुम दूसरे घर में रहने जाने की जिद छोड़ दो। अजीत को लगता है कि शायद उसके परिवार वाले अब बदल चुके हैं और उनके बार बार समझाने पर वो वहीं रहने का डिसीजन लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है और विशाखा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अरे पोता आ गया मेरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट कर आया हूँ। क्यों अजीत, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी सारी सहेलियों को कॉलेज में चॉकलेट बांटी, सबको बताया कि मैं बुआ बन गई। अरे मैंने तो अपने ऑफिस वालों को बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी दे दी है। विशाखा के बच्चा होने के बाद सब लोग फिर से अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं। एक रात विशाखा का बेटा जोर जोर से रोता है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? मम्मी जी जरा इधर आइए ना। अरे क्या हुआ बहू, क्यों आवाज लगा रही है? अभी तो नींद की झपकी आई थी और तुमने जगा दिया। मम्मी जी देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा। अरे बहू, दूसरी प्रेगनेंसी है तुम्हारी, इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे रात भर जागते हैं। अब तुम इसे संभालो, मुझे नींद आ रही है। विशाखा कुछ देर तक अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते करते वो थक जाती है। निष्ठा प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लो ना, ये गोद में सोना चाहता है और मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं इसे लेकर अब बैठ भी नहीं पा रही हूँ। भाभी, कल सुबह मुझे अपनी कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करवाना है। अगर मैं रात भर जागती रहूंगी तो कॉलेज का काम कैसे कर पाऊंगी? अच्छा ठीक है, आप जाओ। तभी वहाँ पर विशाखा का देवर अमन आता है। देवर जी, ज़रा थोड़ी देर आप बेबी को गोद में घुमा लीजिए ना, बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं होता। भाभी, कल एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है मेरे ऑफिस में और मुझे उसी की तैयारी करनी है। आप रुकिए, मैं रुचि को आपके पास भेज देता हूँ। विशाखा काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसे और उसके बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं आता। अजीत उस रात अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। जब वो देर रात घर लौट कर आता है तो विशाखा को बच्चे के साथ परेशान देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ विशाखा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना, ये बहुत देर से चुप नहीं हो रहा। पूरी रात बीत गई है, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है। पूरी रात गोद में लेकर बैठी रही हूँ मैं। अरे तुम भी ना ऐसे ही परेशान होती रहती हो। अरे घर के सब लोगों ने कहा है ना कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है अजीत, मैंने सब लोगों से कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन बाद विशाखा और अजीत अपना सामान पैक करके अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर निकलने लगते हैं। अरे अभी तो बहू की डिलीवरी को 15 दिन हुए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप सबसे कहा था ना, जब से विशाखा प्रेग्नेंट हुई है तब से सब लोग अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। किसी के पास मेरी पत्नी की केयर करने का टाइम ही नहीं है। जॉइंट फैमिली होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे वो इस घर में अकेली है।
अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। माफ़ करिएगा मम्मी जी, पूरे 9 महीने मैंने किस तरह निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। लेकिन आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे लगा था कि मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब लोग मुझे प्यार देंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। और इसलिए अब मैं अजीत के साथ दूसरे अलग घर में रहने जाने के लिए तैयार हूँ। खुले विचारों की लड़की, लेकिन उसकी माँ के ख्याल उससे बिल्कुल उलट। रीटा की भाभी शोभा भी घर में रीटा के व्यवहार से परेशान रहती है। अरे बहू, क्यों नहीं रीटा को समझाती? लड़की जात है, अच्छा नहीं लगता रात रात घर से बाहर रहना। लोग क्या कहेंगे? सास बहू से बात कर ही रही थी कि रीटा आ जाती है। क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीटा, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, कौन करेगा शादी? क्योंकि आसपास वाले तो वैसे ही बातें बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आसपास वालों से करनी है शादी या मुझसे? वैसे भी आप जैसे की शादी हो सकती है, तो मेरी जैसी की क्यों नहीं? ज्यादा मत बोलो रीटा, ये क्या तरीका होता है भाभी से बात करने का? तो उनके तरीके भी तो देख लो ना। वैसे भी दोनों कान खोलकर सुन लो, मैंने रंजीत को पसंद कर रखा है, उसी से शादी करूंगी। कौन रंजीत? बहू, शोभा, पानी ला। ये क्या बोल रही है? शोभा सास की बिगड़ती तबीयत देखकर डर जाती है। माँ जी परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ रीटा से। और वैसे भी अगर कोई अच्छा लड़का है तो बुराई भी क्या है? नहीं, इस रंजीत को मैं जानती हूँ बहू, वो पहले भी इसे धोखा देकर भाग चुका है। यही पीछे पड़ी रहती थी उसके, वो तो इसको सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। माँ जी आप जानती हैं उस लड़के को? तो चलिए उसके घर चलकर बात कर लेते हैं। अब वैसे भी रीटा की कमाई तो हम लोगों को खानी नहीं है, तो इसकी शादी ही कर देते हैं। रीटा, उस लड़की का पता दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। और माँ, ये तबीयत खराब होने का नाटक ना मेरे साथ मत करो। रीटा को बिल्कुल तमीज़ नहीं थी, उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई कुछ कहे तो रीटा उसे पलटकर गंदा सा जवाब देती थी। सिर्फ अपनी ही सोचने वाली रीटा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। फिर अगले दिन, माँ मैं जा रही हूँ, 10 दिन के बाद आऊंगी। 10 दिन? कहाँ जा रही हो रीटा? किसी को कुछ बताया भी नहीं और निकल रही हो? क्यों, यहाँ किसी को टोल पे करना है क्या मुझे? और ये क्या बताया नहीं का नाटक है? मैं साफ साफ बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं रंजीत के साथ शादी करने वाली हूँ, तो उसी के साथ जा रही हूँ 10 दिन के लिए मनाली। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह हुई नहीं और कैसे मनाली जा रही है तू? ओहो, ओल्ड फैशन लेडी, ये 21वीं सदी है, यहाँ शादी नहीं सीधे बच्चे होते हैं, बच्चे। रीटा का मजाक सास का बीपी हाई कर रहा था। शुभा बेचारी सोच रही थी कि क्या करे। पति को बताया कि बहन की क्या हरकत है, लेकिन सास ने उसे ये बताने से रोक रखा था। शाम को शुभा का पति रोहन ऑफिस से घर आता है। क्या बात है शोभा, घर बड़ा शांत है, ना माँ दिख रही है ना ही रीटा। शुभा सोच लेती है आज वो रोहन को सब बताकर रहेगी कि उसकी बहन क्या गुल खिला रही है। वो जैसे ही बोलने वाली होती है कि वो रीटा ना, वो अपनी बचपन की सहेली मोहिनी की शादी में गई है। रोहन, जिसके लिए मोहिनी और रीटा में कोई फर्क नहीं था। अरे तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया चाची ने? और क्या ही जरूरत थी इतनी होनहार लड़की की इतनी जल्दी शादी करने की? सास शोभा की ओर देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। शोभा गुस्से में किचन में चली जाती है और सास उसके पीछे पीछे जाती है। क्या है शोभा, क्या चाह रही हो? घर में शांति हो या ना हो? माँ जी ये ठीक नहीं है। पापा जी के जाने के बाद रीटा की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ने ध्यान नहीं दिया। तो चिंता ना कर, वैसे ही रीटा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कटे, समझे? माँ जी आपका तो पता ही नहीं चलता है क्या बोल रही हैं। अभी कल तक तो आपको चक्कर आ रहे थे, आपकी तबीयत खराब हो रही थी। तो क्या हो गया? अरे मुझे विश्वास है कि मेरी रीटा कोई गलत काम नहीं करेगी। रंजीत के घर जाकर शादी की बात कर लेंगे और फिर दोनों की शादी हो जाएगी। रोहन को कुछ पता नहीं चलेगा। शोभा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी? माँ बेटे और माँ बेटी के बीच वो क्या कहती। फिर कुछ रोज बाद रीटा घर आती है। आ गई बच्ची, कैसा रहा टूर? हाँ माँ, अच्छा था, मजा आ गया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। रीटा, तुमने रंजित को बोल दिया कि तुम्हारी माँ और भाई शादी की बात करने उसके घर जाएंगे? शादी की बात तो वो सुनना ही नहीं चाहता, वो बहुत गुस्सा होता है। अभी शादी की वैसे भी उम्र नहीं है ना, तो जब होगी तब बात कर लेना। क्यों नहीं है शादी की उम्र? अरे कौन सा तुम पढ़ाई या कमाई कर रही हो? भाभी और ननद के बीच में सास आ जाती है।
देखो शोभा, माना मेरी बेटी थोड़ी आज़ाद ख्याल की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे शादी के बंधन में बांध दूँ। अभी तो इसके खाने खेलने के दिन है। शोभा कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी सास की आवाज़ आती है। शोभा, शोभित आया है, आजा कमरे से बाहर। शोभा का भाई शोभित विदेश में रहता था। देश आया तो कुछ दिन बहन के पास रहने की इच्छा कर गई, इसलिए वो बहन के घर आ जाता है। शोभा भाई से मिलने बाहर आती है। अरे मेरा भाई, कितने दिन हो गए, कहाँ रहता है पागल? रक्षाबंधन आ रहा है, पता है मेरा मन रोज तुझे याद करता था, कहाँ था तू? शोभा की आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या है दीदी, इतने दिन बाद मिले हैं, रोकर मिलोगी क्या? अरे गले लग जाओ भाई के। शोभित शोभा को बहुत प्यार करता था। शोभा ने माँ के बाद शोभित को माँ का प्यार देकर पाला पोसा, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे विदेश सेटल भी कर दिया। और फिर अब क्या बात है शोभित, कितने हैंडसम लग रहे हो। विदेश का पानी सूट कर गया। और तुम तो मोटी हो गई हो, लग रहा है 2 की जगह 5 टाइम खाना खा रही हो। फिर शुरू हो गए तुम दोनों। माँ पता तो है, इन दोनों का रिश्ता चूहे बिल्ली वाला है। रीटा, अब 4 दिन मैं यही हूँ, खूब गोलगप्पे खाएंगे यार। वहाँ चाट तो मिलती ही नहीं है खाने के लिए। लड़कियों वाले शौक है तुम्हारे। पास वाली भाभी को ना बच्चा होने वाला है, उनके साथ चली जाया करो तुम। क्यों, तुम क्या डीएम बन गई हो? जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही। क्यों रीटा, क्यों परेशान कर रही है? शोभित को लेकर जा और जो खाना चाहे वो खिला। घर का बच्चा है, कितने दिन बाद आया है। शोभित और रीटा में बहुत पड़ती थी। सास और दूसरे लोगों को भी उनका रिश्ता अच्छा लगता था, लेकिन फिर अचानक अगले दिन, दीदी क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। क्यों, क्या होना था क्या कुछ? दीदी वो रीटा रोते रोते कमरे में गई है, तुम्हारी सास ने अंदर से कुंडी लगा ली। मैंने पूछा तो कुछ नहीं कहा। अरे किसी लड़के के चक्कर में है वो, लेकर इसे घूमता तो खूब है लेकिन शादी नहीं करता। हुआ होगा कुछ, पता नहीं मुझे। नहीं दीदी, रीटा ऐसी तो नहीं लगती। तू ना ज्यादा रीटा रीटा ना कर, रुक यहीं, मैं देख कर आती हूँ। माँ बेटी क्या गोल खिला रही हैं। शोभा के लाख दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अंदर से कुंडी नहीं खुलती, बस जोर जोर से रोने की आवाज़। शोभित, तेरे जीजा जी को फ़ोन तो लगा, लगता है मामला गंभीर है। शोभित जैसे ही जीजा जी को फ़ोन लगाने को होता है कि सास रोते हुए बाहर निकलती है। अरे क्या होगा, कोई बताएगा, ये रोता ही रहेगा। जा अंदर, पूछ ले इसी से। इसने तो सोच लिया है कि ये हम लोगों को मार कर ही मरेगी। शोभा अंदर जाती है, वहाँ रीटा रो रही थी। रीटा भाभी को देखकर गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हो गया रीटा, क्यों रो रही हो? शोभित बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बाहर आ जा, भाभी से बात करने दे। आ बेटा। शोभित बाहर चला जाता है। रीटा शोभा के गले लगकर रोने लगती है। रीटा प्लीज चुप हो जा, प्लीज। क्या हुआ, भाभी को नहीं बताओगी? भाभी, भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोभा शॉक्ड हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या बोले। रीटा को मारे डांटे, गुस्सा हो या फिर दिलासा दे, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। कि क्या बोल रही हो, होश में तो हो ना? ऐसा कैसे? भाभी, वो रंजीत, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, उसने मना कर दिया। बोल रहा है बच्चा गिरा दे और कहीं और शादी कर ले। ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम सब जाएंगे, बात करेंगे। परेशान ना हो रीटा। शोभा रीटा को शांत करके बाहर आती है, सास को देखती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है रीटा? आप लोग कुछ बताएंगे या मैं बात करूं? शोभा सास की ओर देखती है और फिर शोभित को इशारा करती है कि वो शांत रहे। शोभा, अब क्या करे? करना क्या है माँ जी, बात करनी है। और क्या, अपने घर के 4 लोगों को तो बताना ही होगा। आपको इनसे बात करनी होगी, यही करेंगे अब जो भी करेंगे। नहीं 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 बहू, मुझसे ऐसी बातें अपने बेटे से नहीं हो पाएगी। शोभित समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद कितना बदतमीज निकला रंजीत। वो तो जैसा था वैसा ही था, इस लड़की को समझना चाहिए था। अब क्या करेंगे बहू, जाकर बच्चा गिरवा दे, नहीं तो ये कलंक कहाँ लेकर जाएंगे हम सारे। ठीक है माँ जी, मैं रीटा को दूसरे किसी शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, वही कुछ करेंगी। रीटा, शोभा, शोभित तीनों पास के शहर में जाते हैं। शोभा रीटा को डॉक्टर के सामने बिठाती है। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि बच्चा ना गिराए, नहीं तो आगे आने वाले बच्चे पर मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं जानती कुछ भी, लेकिन ये बच्चा हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर समझ जाती हैं कि लड़की शादीशुदा नहीं है।
देखो परेशान ना हो, मैं समझ गई हूँ। मैं करती हूँ कुछ, तुम ये टेस्ट करवा कर मेरे पास आओ। सभी बाहर जाते हैं। रीटा का टेस्ट होता है। रीटा को लेकर शोभा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखती है, लेकिन ये क्या? ये प्रेगनेंसी तो किसी भी हालत में गिराई नहीं जा सकती। अगर ये बच्चा गिरता है तो रीटा की जान जानी संभव है। रीटा, शोभा सब परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मर भी गई तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं रख सकती ये बच्चा। रीटा को रोते देख शोभा भी रोने लगती है, लेकिन तभी शोभित अंदर आ जाता है। क्या हो गया? रोने की आवाज़ आ रही थी तो मुझे माफ़ करिए डॉक्टर, लेकिन क्या बात है? रीटा अपना बच्चा नहीं गिरा सकती, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ तो मर जाने दो मुझे, वैसे भी कौन रखेगा मुझे इस हाल में। मैं रखूँगा, मैं करूँगा रीटा तुमसे शादी, परेशान ना हो। शोभा को शोभित पर गुस्सा आ जाता है। आखिर इकलौता भाई कैसे उसकी बिगड़ी ननद से शादी कर सकता है, और क्यों? शोभा का माथा भन्ना जाता है। नहीं नहीं शोभित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं नहीं, प्लीज। शोभित रीटा का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर लाता है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम कुछ बोल ना दो। रीटा का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर लाता है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम कुछ बोल ना दो। लेकिन मैं तो रंजीत से ही प्यार करती हूँ। भाभी प्लीज आप किसी तरह रंजीत से बात करिए कि वो मुझे और बच्चे को अपना ले। मैं इनसे बात करती हूँ। सभी घर आ जाते हैं। घर में शोभा पति को सारी बात बताती है। मर जाने दो, ना कटा कर रखती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ साफ साफ। शोभा पति का हाथ पकड़ती है, शांत करती है। अब जो होना था हो गया, लेकिन रंजीत ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे हमारी रीटा को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। प्लीज एक बार बात तो करिए, आपकी सगी बहन है। अगले रोज सभी रंजीत के घर जाते हैं, जहां रंजीत की माँ, पिता और बहन भी थे। आंटी जी, आपको तो सब पता है कि रंजीत ने क्या किया, लेकिन अब वो रीटा से शादी करने से मना कर रहा है। हाँ तो ऐसी लड़कियों को कौन घर की बहू बनाता है? अरे पता नहीं, अब मैं क्या ही बोलूँ। हम तो आने नहीं देंगे जी ऐसी लड़की को घर में। देखिए मजबूरी मेरी है, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगता रंजीत को सबक सिखाने में। वैसे भी कानूनी रूप से वो इसका पिता है, और अब अगर वो रीटा और होने वाले बच्चे को नहीं अपनाएगा तो मैं पुलिस केस करूंगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बदनामी के साथ साथ पैसा भी जाएगा और तुम्हारी बहन कहीं की नहीं रहेगी। शर्म नहीं आ रही अपने बेटी की करतूत पर हंसते हुए? हम जानते थे कि आप लोगों का यही रवैया होगा, इसीलिए पुलिस को साथ में लेकर आए हैं। तभी पुलिस घर के अंदर आ जाती है। पुलिस? जी ये क्या है? मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अपने बेटे की शादी कहीं और आप करना भी चाहोगे तो मोहल्ला होने नहीं देगा, समझी बुढ़िया? अब चुपचाप से रीटा को रंजीत के साथ शादी करवाओ और आशीर्वाद देकर सास और फिर दादी बन जाओ, नहीं तो पता है ना। रंजीत के माता पिता डर जाते हैं। डर के मारे वो शादी को हाँ कर देते हैं। पट मंगनी चट ब्याह की तैयारी करने के लिए दोनों परिवार अलग अलग होते हैं। और फिर शोभा, तेरी हिम्मत से ये शादी हो रही है। हाँ भाभी और शोभित, थैंक्स, तुमने बहुत हौसला दिया है, लेकिन तुम अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, ना कि मेरे जैसी। शोभा भी चैन की सांस लेती है कि कम से कम रीटा उसके घर में नहीं आ रही है। वो शोभित को अकेले में लेकर जाती है। क्या है शोभित, पागल हो गए थे क्या? क्या पके जा रहे थे? मैं तो बेहोशी होने वाली थी। वो तो अच्छा है कि रीटा ने ही शादी करने से मना कर दिया। दीदी, मैं शादी नहीं करता, लेकिन किसी लड़की के जीने की आशा ही खत्म हो गई हो तो वापसी की दुनिया में कोई तो हो जो उसका साथ दे। वैसे दीदी, ज़बरदस्ती की शादी रुकती नहीं है, और आप रंजीत को ज़बरदस्ती ही शादी के लिए मना रही हैं। हाँ तो बच्चा उसी का है तो वही करेगा ना शादी, चाहे खुशी से करे या फिर रोकर। शोभा और पूरा घर शादी की तैयारी में लग जाता है। शोभित वापस जाने की बात करता है, लेकिन शोभा की सास उसे शादी तक रोक लेती है। शोभा खुश थी कि भले डरा धमका के ही सही, लेकिन उसकी ननद रीटा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिससे वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बात किसी को पता ना चलनी चाहिए, इसलिए वो सास के पास जाती है। सास और रीटा साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो पता था रंजीत मुझसे ही शादी करेगा, थोड़ा सा नाटक दिखा रहा था। और भाभी शादी की बात देखना, मेरी ऐश है। हाय रे, जो रीटा कल तक मरने को तैयार थी उसे ये क्या हो गया? वो सास से कहने वाली होती है कि प्रेगनेंसी वाली बात किसी को ना बताए, क्योंकि वो सबको अपना समझ लेती है, कि तभी वहाँ मौसी सास आ जाती है। क्या रे लल्ली, बड़ी जल्दी शादी तय करती तूने रीटा की? क्या क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मौसी लड़का बहुत अच्छा मिल गया ना, इसलिए। शोभा बात को संभालना चाहती थी, लेकिन रीटा को ये बात समझ में नहीं आती। मिल गया था? नारे मौसी, मैंने ढूंढा है, वरना ये लोग कहाँ से ढूंढ पाते हैं ऐसा लड़का? इन लोगों की बस की बात नहीं थी उन लोगों के दरवाजे को भी खटखटाने की। कितना अमीर लड़का है वो। हाय रे, किस जात का लड़का, और इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर रही है? कोनो बात है का?
अब तुमसे क्या ही छुपाया मौसी। दीदी आप तो पुरानी ज्ञानी हो। अरे रीटा माँ जरा सुनना ना, वो हलवाई वाला आया है, उसे जरा देख लो ना। रहने दे शोभा बहू, कोई हलवाई नहीं आया। मैं क्या बाहर की हूँ, जानती हूँ क्या चल रहा है। अरे देख रहे हैं इसके मनाले मसूरी के फोटो। वही वाला लड़का है ना। जी मौसी जी, मौसी जी मैं चाय लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए ना। लड़का है ना। जी मौसी जी, मौसी जी मैं चाय लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए ना। शोभा सर पर हाथ रख लेती है कि माँ बेटी को न जाने क्या हो गया है, भूल गई कि ये समाज ऐसी बात पर कितनी बात बनाता है, लेकिन इन लोगों को तो होश ही नहीं है। उधर धीरे धीरे घर पर लोग आने शुरू होते हैं और मौसी सास अपना काम करती रहती है। कहने को तो घर की ही लड़की है दीदी, लेकिन क्या बोले। क्यों, क्या हो गया? दोनों आपस में बात कर रहे थे कि शोभा सुन लेती है। वो जल्दी से अपनी सास को बुला लाती है सुनाने के लिए कि देखिए आपकी बहन क्या कर रही है। मौसी सास मजे ले लेकर, चटखारे ले लेकर, मसाले लगा लगा कर अपनी भांजी की प्रेगनेंसी की बात बता रही थी। अरे दीदी, मतलब भाभी ने तो सच्ची रीटा को बर्बाद कर दिया। अरे भैया के जाने के बाद इन्होंने ही हम लोगों का घर खराब किया है। अरे वही हम सब बात कर रहे थे कि अचानक से ये शादी कैसे तय हो गई। लड़का भी पसंद आ गया, सगाई भी कर दी, वो भी किसी से पूछे दिखाए बिना। तो यह बात थी। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है कि देखो कैसे अपनी ही बहन घर की बात को उछाल रही है। सुना आपने, अब क्या कहेंगी? मैंने मना किया था किसी को कुछ नहीं कहने के लिए। अरे ये तो बहन है ना हमारी, बचपन से हर सुख दुख इसी से करते रहे। फिर क्यों ये ढिंडोरा पीट रही है? अब हमें क्या मालूम, आगे सुनो क्या कह रही है। उधर बुआ सास और मौसी सास बिना ये सोचे कि कोई सुन रहा होगा। देख विमला, मुझे तो तुम लोगों का घर शादी के पहले ही पसंद था। तेरे भाई का रिश्ता भले ही इसके लिए था, लेकिन बननी तो मैं ही चाहिए थी इस घर की बहू। अब मेरी लड़की देख, कायदे से शादी करके अपने ससुराल को संभाल रही है, ना कोई कलंक, ना किसी की कोई बात। अब शोभा की सास को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे सामने जाती है। हाँ दीदी, माना आपके लिए रिश्ता आया था इनका, लेकिन शादी वाले दिन ही भाग गई थी आप, याद है ना? वो तो ये थे जिन्होंने आपको माफ़ किया। और हाँ, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। अब बच्चे ही होशियारी ज़्यादा करने लगे तो क्या करेगा? हाय रे, मौसी सास और बुआ सास के तो होश उड़ जाते हैं कि जे क्या हो गया। उधर शोभा को डर था कि बदनामी हो गई तो क्या होगा, कैसे शादी को मैनेज करेगी वो। चल शोभा, मरने दे इन लोगों को इन्हीं के भरोसे। दुनिया बदल गई लेकिन ये ना बदलेंगे। देखो भाभी, अपनी बहन को संभालो, जो बैठ कर बात कर रही है। ज़बरदस्ती हमको दोष ना दो। शादी के लिए आए हैं, 2 दिन में चले जाएंगे, समझी? घर का माहौल गर्म हो रहा था, लेकिन रीटा, उसे तो कोई चिंता नहीं थी। उसे तो फिर लगने लगा था कि सब सेट है, रंजीत से शादी करके वो ऐश करेगी, ऐश। लेकिन वहीं रंजीत के घर। पापा क्या है, मैं नहीं रह सकता उस रीटा पिटा के साथ। किसी और से करवा दो शादी, लेकिन इससे नहीं। ये शादी टाइप लड़की नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। अरे तो हमें कौन से वो भूखे नंगे लोग पसंद है, लेकिन करे तो क्या करे? करे क्या करे, कुछ तो करो। ऐसे थोड़ी ना एक प्रेग्नेंट लड़की को घर की बहू बना लेंगे। वही तो माँ, मैं नहीं कर सकता शादी, और ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी इस वक्त। ना माँ, तेरा बच्चा तो खुद ही अभी बच्चा है। माँ को भी रंजीत पर दया आ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि उसके बच्चे ने क्या किया है, क्योंकि वो बेटे की माँ है और अपने बेटे की कोई भी गलती माँ को नहीं दिखती। ऐसे में देखिए जी, कुछ करिए, ये रीटा नाम की बला को दूर कर दीजिए प्लीज। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करो, उन लोगों को बोल दो कि शादी की डेट कुछ टाइम आगे बढ़ा दे। हम लोगों की अभी तैयारी नहीं हुई है। क्या पापा, उससे क्या होगा? शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, बस यही ना। अरे नहीं होगी शादी, वैसे भी उसके पास वक्त नहीं है, बच्चा पेट में। किसी ना किसी से शादी नहीं की तो लेने के देने हो जाएंगे। बस फिर क्या था, रंजीत की माँ रीटा के घर जाती है, किसी को शक ना हो इसलिए साथ में थोड़ी सी मिठाई ले लेती है। बहन जी, शादी वाला घर कैसा दिखता है ये देखने आई थी मैं। रंजीत की माँ को दरवाजे में पाव भर मिठाई पकड़ा देख शोभा को शक तो होता है, लेकिन फिर भी। आइए ना आंटी जी, कैसी हैं? बस हम लोगों की तो सारी तैयारी हो गई है, मेहमान भी आ गए हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? मेरा तो ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने, कल अस्पताल में भर्ती होना है। अब पता नहीं था बेटे की शादी करनी होगी तभी पथरी का दर्द उठेगा। अब मैं क्या कह रही थी कि शादी कुछ दिन टाल देते हैं। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? आपको तो सब पता है, हम लोगों के पास वक्त नहीं है। वैसे भी रीटा की जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अब शादी भले मंदिर में सीधे साधे तरीके से हो जाए, लेकिन हो जानी चाहिए। रंजीत की माँ क्या कहती, वो वापस घर आ जाती है और सारी बात रंजीत और उसके पिता को बताती है। अब तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करते हैं। वहीं रीटा के घर। माँ देखना, मेरी होने वाली सास को भी कितनी जल्दी है हमारी शादी की। ये थी तेरी होने वाली सास? ये क्या पाव भर मिठाई लेकर आई थी? खैर,
तय दिन में सब तैयार होते हैं, बारात का इंतजार होता है, लेकिन आधी रात तक बारात आती ही नहीं। पता तो करो कहाँ रह गए ये लोग। पूरा खानदान हम लोगों की बातें बना रहा है। क्या बोलूं, मुझे तो हार्ट अटैक ही ना आ जाए इस लड़की के कारण। पति की तबीयत खराब होती देख शोभा रोने लगती है। तभी कमरे में शोभित आता है। दीदी वो लड़की वाले तो भाग गए, उन लोगों के घर ताला लगा है। मैंने पता कराया है, कोई बारात नहीं आ रही है दीदी। शोभा की आंख में आंसू थे। शोभित, तेरी जीजा जी, उन्हें अटैक ना आ जाए, मैं क्या करूं? उनकी बहन का ये हाल है, अब उन्हें बदनामी का डर लग रहा है। दीदी आप जीजा जी को संभालो, मैं लोगों को देखता हूँ। शोभित बाहर आता है जहां लोग बातें कर रहे थे। उसकी बहन के घर का मजाक बन रहा था। आगे क्या होगा? क्या रीटा की शादी रंजीत से होगी या फिर कोई और करेगा रीटा से शादी? जानने के लिए देखिए ननद की शादी का पार्ट 4। रीटा, रीटा दरवाजा खोलो, क्या हुआ? क्या हुआ शोभित, बारात आ गई क्या? नहीं आंटी जी, बारात नहीं आएगी। लड़की वाले घर में ताला लगाकर भाग गए हैं। शोभित की बात सुनकर सास को चक्कर ही आ जाता है। वो गिर जाती है। शोभित परेशान होकर उन्हें सोफे में बिठाता है और फिर से रीटा का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। शोभित शोभा के पास जाता है जो अपने पति के साथ बैठी थी। शोभित, तेरे जीजा जी बेहोश हो गए, जल्दी से डॉक्टर को बुला। दीदी आंटी जी भी लगभग बेहोशी है। क्या करना है दीदी, जल्दी बोलो, क्योंकि बाहर लोग बातें बना रहे हैं। किसी तरह लोगों को समझाया जाता है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आई है और वो लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ तो बोलो, पूरी बारात ना लाए, 4 लोग आकर शादी करके तो चले जाए। हाँ मौसी, यही बात हो रही है। देखिए ना, उसी दिन वो बोल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन को बोला है। मौसी सास, जो रिश्तेदार कम ब्रॉडकास्ट चैनल ज़्यादा थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको ये भरोसा दिला देती है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आ गई है और इसीलिए वो बारात नहीं ला पाएंगे। अरे हाँ हाँ, पता चला था, उसकी माँ आई थी। चलो फिर हम सब घर चलते हैं, क्या फ़ायदा अब रुक कर। शादी के बाद रीटा बेटी को आशीर्वाद देने आ जाएंगे। किसी तरह शोभा सभी को समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसकी ननद की बारात नहीं आएगी। फिर अगले रोज़, अरे शोभा सुन, देख तो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। शोभा भी परेशान हो जाती है कि उसकी ननद कहाँ गई और वो पति को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी कि अरे किसी को बुलाओ। अरे बेटा। माँ जी सुनिए ना, अभी इनको कुछ नहीं बताते, ये ना दिल पर बात ले लेते हैं, कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं शोभित को बुलाती हूँ। शोभा शोभित को बुलाती है। हाँ दीदी, क्या हुआ? शोभित भाई, वो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। तुम्हारी जीजा जी की हालत तो पता है ना, ज़रा पता कर तो कहाँ है। हाँ दीदी, मैं देखता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। शोभित रीटा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। हार कर वो रंजित के घर जाता है, जहाँ उसके घर के बाहर उसे रीटा दिख जाती है। रीटा यहाँ क्या कर रही है? घर में किसी को बता कर क्यों नहीं आई? सब परेशान हो रहे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे कारण सब परेशान हो रहे हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि रंजित मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं ये बच्चा अकेले नहीं पालूंगी, उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे अब बदनामी का कोई डर नहीं है। अरे लेकिन वो तो रीटा शोभित की कोई भी बात नहीं मानती और रंजित के घर जाती है, जहाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर हंसी ठहाके लगा रहा था। देखा कितनी आसानी से पीछा छूट गया, और जो उन लोगों की बदनामी हुई सो अलग। माँ, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी नहीं लगती थी तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अरे पापा, वो जिद कर रही थी कि मेरे साथ घूमने जाना है। पैसे भी वही खर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन की आयुष हो जाए। और क्या, लड़का है वो, लड़की होकर उसने नहीं सोची तो मेरा तो लड़का है। सारी बातें बाहर खड़ी रीटा और शोभित सुन रहे थे। इन लोगों से तुम्हें उम्मीद है कि ये तुम्हारा बच्चा रखेंगे? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था मुझे। रीटा अंदर जाती है। रंजीत उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। क्या है लड़की, क्यों अंदर घुसे चली आ रही है? बताऊंगी अभी, बताऊंगी तो मैं तुम सबको जेल भेज कर। वैसे भी कल जो बदनामी हुई है, बारात ना लाकर तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अब जब पुलिस घर से पकड़ कर ले जाएगी ना, तो पता चलेगा तुम लोगों को। पुलिस ऐसे नहीं पकड़ती, सबूत होने चाहिए। पागल लड़की, तुम इतनी बेवकूफ हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इसकी माँ इसे नहीं समझाती होगी क्या? अरे इसकी सुनती कहाँ ये, तभी तो इसके साथ। अरे जाओ 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 जाओ, पुलिस के पास जाओ। लेकिन क्या बोलेगी, सबूत कहाँ है? ये रिपोर्ट्स जिसमें ये दावा है कि तुम होने वाले बच्चे के पिता हो, और पुलिस की जांच होगी तो ये सही भी निकलेगा। तो फिर तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। क्यों रीटा? रंजीत की और उसके माँ बाप की तो हवाइयाँ ही गोल हो जाती है। ना 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 बेटा, ऐसा मत करना। वो क्या है ना, आसपास हम लोगों की काफ़ी इज्जत है। अपनी ही इज्जत की फिक्र है तो दूसरों की इज्जत खराब करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। ये लड़की कितनी भोली थी जो तुम जैसे लड़के पर विश्वास कर बैठी। किसी भी लड़की का विश्वास तोड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि घर पर बहन और बेटी है, समझे? रीटा शोभित को देखी जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ऐसी भी सोच किसी लड़के की हो सकती है।
उसे शोभिता बहुत अच्छा लगने लगता है। शोभित, ये रंजीत है, इसके घर में कोई बहन नहीं है, और जो माँ है ना, वो भी महिला होकर महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है, देख लिया। ये लोग गिरी हुई सोच के लोग हैं। रंजीत, जिसे अपने बच्चे से ही प्यार नहीं, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये बोलकर वो रंजीत का हाथ अपने पेट पर रख देती है। तभी पेट का बच्चा लात मारता है। रंजीत बच्चे के पैर को महसूस करता है और रोने लगता है। माँ मेरा बच्चा, माँ मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ रहा था। अरे चुप कर, वो तुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही है। फंसाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। मैं अब इस रंजीत से इस जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, और ना ही हमारे बच्चे को इससे मिलने दूंगी। रीटा शोभित का हाथ थामती है और वहां से निकल रही होती है कि रंजीत उसके सामने आ जाता है। तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरा भी बच्चा है, समझी। मैं केस करूंगा तुम पर। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया। अब केस ही करो तुम, देखते हैं कौन सा कानून तुम जैसे बाप के साथ खड़ा होता है। रीटा चली जाती है शोभित के साथ। वो जैसे ही घर आती है, माँ उसे गले लगा लेती है। पता है, रंजीत की माँ का फ़ोन आया था, वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, वो तुझे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं नहीं करूंगी शादी, किसी से भी शादी नहीं करूंगी माँ। मैं आगे पढ़ाई करूंगी। अरे कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? ये पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे किसका नाम दोगी? कौन करेगा तुझसे शादी? हमारे देश में तो इसे नाजायज़ कहा जाता है। तभी शोभित आगे आता है। मैं नाम दूंगा आंटी जी। मैं रीटा से शादी करके उसे विदेश ले जा रहा हूँ। वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। जीजा जी को बोलो कि उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शोभा भी अपने पति की हालत देखती है। बहन के इस करतूत के बाद से ही वो सुध बुध खो चुका था। पति को देखकर वो भी हालात से समझौता कर लेती है। शोभा अपनी प्रेग्नेंट ननद की शादी अपने भाई से करके खुश हो जाती है।